हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो साइकोलॉजी क्लास है वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी की हमारी मतलब है तो दूसरी क्लास, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे दूसरी क्लास में जीन पियाजे। फर्स्ट क्लास में हमने अवस्थाओं को पढ़ाया था शैशवावस्था में। तो अभी इसके बाद जस्ट हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था को और पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम जीन पियाजे को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये सभी मतलब बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। दोस्तों, आप ऐसा समझो कि जीन पियाजे जी, इनको हम शायद एक क्लास में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लगभग हमारी 2 क्लासें हो जाएंगी जीन पियाजे में। आप चाहे टेट दो या सी टेट दो या सुपर टेट दो, चाहे कुछ भी दो दोस्तों, जीन पियाजे से क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इनसे ही अकेले, और सब मनोवैज्ञानिक आप एक तरफ कर दो और ये जीन पियाजे जी एक तरफ कर दो। इनसे क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन 100% दोस्तों आने ही आने हैं। इतने महत्वपूर्ण है जीन पियाजे जी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं इनके बारे में और पढ़ते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा शुरुआत करते हैं जीन पियाजे जी को। तो जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, एक ही लाइन लिखी है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्विस मूल के, यानी कि वही स्विट्जरलैंड, स्विस मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मूल कहाँ के निवासी थे, ये यानी कि स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे, लेकिन ये अमेरिका में रह रहे थे। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी मूल वैज्ञानिक बन गए थे। तो जीन पियाजे पेशे से, इनका मुख्य पेशा था जंतु विज्ञानी थे। मुख्य पेशे से ये क्या थे, ये दोस्तों जंतु विज्ञानी थे। सेकंड पॉइंट दोस्तों, ये मतलब कौन, मतलब ये थे जंतु विज्ञानी। ठीक है दोस्तों, अपने कैरियर की शुरुआत में पियाजे ने विने साइमन के सहयोगी के रूप में फ्रांस में रहकर उनके बुद्धि परीक्षण पर एक सहयोगी के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, ये अपने शुरुआती कैरियर में जीन पियाजे जी, तो ये एक विने साइमन एक बुद्धि परीक्षण है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं दोनों लोग। तो इनके सहयोग के रूप में इन्होंने फ्रांस में रहकर उनके जो बुद्धि परीक्षण पर एक सहयोगी के कार्य के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो जो बुद्धि परीक्षण वाला विने साइमन ने दिया है, इन्हीं के साथ रह करके इन्होंने सहयोग किया कि इन्होंने जीन पियाजे जी ने। आप लोग जब भी टेट देंगे ना, सुपर टेट देंगे, सी टेट, आपको हर जगह जीन पियाजे दिखेगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इनको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। पियाजे को विने साइमन परीक्षण में ढेर सारी कमियां नजर आई। ठीक है दोस्तों, जब पियाजे जी विने साइमन के पास थे तो उन्होंने जो परीक्षण दिया, बुद्धि का परीक्षण, तो उनके बुद्धि के परीक्षण में उनको ढेर सारी कमियां नजर आई, जिसे दूर करने के लिए पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे देख दोस्तों मेन पॉइंट। अब ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एकदम 1 नंबर यहाँ पर आपका क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यही घुमा फिरा कर वो पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे ने। कई तरह से घुमा घुमा के पूछेगा, तो आपको जीन पियाजे भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे ये याद रखना है, और इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया है, आपको ये याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको टीचर बनना है तो दोस्तों आपको जीन प्याजे बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनसे दूर रह करके आप टीचर नहीं बन पाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट जीन प्याजे के ने क्या दिया है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा, इनका यह सिद्धांत उनकी एक बेटी और एक भतीजे के जन्म से लेकर लगभग 30 वर्ष की उम्र तक तक के प्रतिदिन के आधार पर किए गए अध्ययन का परिणाम था। दोस्तों जो जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप लोग हमारे साथ एकदम रिवाइज करते रहिएगा। हम क्लास में रहकर ही आपको ये सब बातें याद करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन प्याजे जी ने अपनी उनकी एक खुद की एक बेटी थी और एक भतीजा था। ठीक है, उन्होंने जन्म से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक, दोस्तों ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो जीन प्याजे जी ने किया है। भाई जन्म से लेकर के बच्चे की 30 वर्ष की अवस्था तक डेली उन्होंने उनका अध्ययन किया बच्चों का। फिर उसके बाद उन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, मतलब प्रयोग करके। कोई ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने बोल दिया और उसके हिसाब से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे ये बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, सभी बातें बारी बारी से हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट है हमारा, आइंस्टीन ने कहा था कि इतना मुश्किल सिद्धांत, ये बिल्कुल बात सही, आइंस्टीन जी ने ये बिल्कुल एकदम सही बात कही है कि इतना मुश्किल सिद्धांत इतने आसान शब्दों में प्याजे जैसा जीनियस ही दे सकता है। कि इन्होंने कहा है, आइंस्टीन जी ने कहा है कि जो इतना भाई साहब जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उन्होंने सरल भाषा में कहा है, लेकिन इतनी मुश्किल तरीके से बताओ 30 वर्ष तक डेली कितने दिन होंगे बताइएगा दोस्तों। उनका बच्चों का अध्ययन करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, तो मुश्किल काम ही है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, आधा एक घंटा पढ़ते हैं तो हम उसमें भी बोर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने तो 30 वर्ष की अवस्था तक प्रतिदिन जन्म से लेकर के उनका बच्चों का अध्ययन किया और फिर उसके बाद जो परिणाम निकला फिर उसके हिसाब से उन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ये सिद्धांत 100% हर एक बच्चे पर लागू होगा, तभी हर एक परीक्षा में जीन प्याजे जी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो प्याजे ने 6वां नंबर पॉइंट है, प्याजे ने ज्ञान के 3 प्रकार माने हैं। जो हमारे जीन प्याजे जी हैं तो इन्होंने ज्ञान के 3 प्रकार माने हैं। एक सामाजिक पारंपरिक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो पहला ज्ञान के इन्होंने देखो क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि प्याजे ने ज्ञान के कितने प्रकार माने हैं। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। तो प्याजे जी ने ज्ञान के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं आइएगा देखते हैं हम आगे। फर्स्ट नंबर है सामाजिक पारंपरिक ज्ञान, ठीक। दूसरा है तार्किक गणितीय ज्ञान, तीसरा है शारीरिक ज्ञान। ये 3 प्रकार के ज्ञान प्याजे जी ने माने हैं, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान, तार्किक गणितीय ज्ञान और शारीरिक ज्ञान। सामाजिक में दोस्तों जैसे रीति रिवाज एवं सामाजिक संबंधों के प्रति जागरूकता। ठीक है दोस्तों, ये माना है उन्होंने। और तार्किक में तर्क क्षमता एवं सामान्य लेन देन का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, और शारीरिक ज्ञान, इस ज्ञान के अंदर शरीर द्वारा भूख प्यास तथा ठंडी गर्मी आदि का ज्ञात होना। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के ज्ञान इन्होंने माने हैं। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अगर हम देखो इतना टाइम आपके पास नहीं है, सुपर टेट और टेट बहुत ही जल्दी होने वाला है दोस्तों। 1-2-3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। अगर हम नोट्स बनवाएंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट नोट्स ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हम चाहें तो इसको बोर्ड पे लिखवा कर भी हम आपको आराम से जीन प्याजे, कम से कम मुझे जब पढ़ाया गया था दोस्तों तो ये 5 या 6 दिन में जीन प्याजे ही कोचिंग में पढ़ाया गया था। हम आपको 2 दिन में इनको कंप्लीट करा देंगे। तो बस ये 2 दिन में कंप्लीट कराने का हमारे पास एक यही विकल्प है।
टाइम हमारे पास कम है और इसलिए हमको फटाफट हर एक चीज़ तैयार करनी है। बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, कोई साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 3 प्रकार के इन्होंने ज्ञान बता दिए। 7वां नंबर पॉइंट हमारा आता है। तो 7वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, देखते हैं। पियाजे एक रचनावादी थे जिनका मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। बिल्कुल बात सही है। पियाजे ने ये बात उन्होंने ये माना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, खुद एक बहुत नन्हा छोटा सा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, बच्चे वातावरण से सक्रिय खोजबीन करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे हैं वो वातावरण से सक्रिय मतलब समझते हो भाई, उसके अंदर जैसे बच्चे बाहर कहीं खेल रहे हैं, बाहर में घर में हर जगह वातावरण ही है। वातावरण का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पर्यावरण, यानी कि चारों ओर से घिरे हुए जिस स्थान से उसी को हम पर्यावरण कहते हैं या वातावरण कहते हैं। तो उसी वातावरण में वो रह करके, उसी वातावरण से क्रिया कर करके बच्चा सीखता है, खोजबीन करता है उसी में, और कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब 9वां नंबर पॉइंट हमारा है, पियाजे के अनुसार विद्यालय एवं कक्षा कक्ष संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, क्वेश्चन का पॉइंट बन गया। एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकता है, जैसे पियाजे के अनुसार विद्यालय एवं कक्षा कक्ष संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर स्थान कौन सा है, तो कक्षा कक्ष। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर पॉइंट हमारा है, पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया में अनुकूलन, ठीक है दोस्तों, अडेप्शन, अनुकूलन को अडेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है दोस्तों, जैसे अनुकूलन का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और उस चीज़ में मतलब कोई भी मतलब सीखते हैं, हम किसी चीज़ का ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को लेने में हमारी जो मतलब कहने का मतलब जो हमारे जो सहायक सामग्री है, जो सबसे ज़्यादा हमारी मदद करती है, तो वो अनुकूलन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और उसी सहायक सामग्री को उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, अनुकूलन को। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ अनुकूलन याद रखना है कि पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया में अनुकूलन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है, तो अनुकूलन की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश मीडियम वाले अडेप्शन याद रखना। 11 नंबर पॉइंट हमारा है, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विकासात्मक विधि का जनक भी माना जाता है। अलग अलग ये सभी है, कॉमा लगा हुआ है। आइएगा दोस्तों 12वें नंबर पॉइंट नंबर 12 पे हम आते हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि आज हम आपको कितना इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। जिसने भी भरोसा किया है ना पियाजे जी पे, आप एग्ज़ाम में देख लेना कि आपको हर जगह हर एक क्वेश्चन में शायद कुछ ही क्वेश्चन छूटे, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको जीन पियाजे ही नज़र आएंगे। अदर भी क्वेश्चन पूछे जाएगा और अदर मनोवैज्ञानिकों का, तो उनके ऑप्शनों में भी जीन पियाजे ही आपको दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और देखो क्लास तो बड़ी होगी, ये तो कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कोई शॉर्ट वीडियो तो नहीं बना रहे हम जो 2-3 मिनट पढ़ा दिया बस हो गया। ठीक है, फिर भी हम आधा घंटा 30 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो रहती है। अब देखो पियाजे जी की प्रमुख पुस्तकें, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इनकी पुस्तकें 100% पूछी जाती हैं टेट, सुपर टेट और सी टेट में। ठीक है दोस्तों, तो द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ठीक, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का मनोविज्ञान, ये एक पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक है किनकी, जीन पियाजे जी की। सेकेंड नंबर पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नैतिक निर्णय। ये हिंदी है दोस्तों, हिंदी में नहीं पूछेगा, वो इंग्लिश में लिख के पूछेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों,
हिंदी तो हमने लिख दिया है। थर्ड नंबर पुस्तक है इनकी द लैंग्वेज ए थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक, तीसरी पुस्तक ये है और चौथी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों आप ये 4 पुस्तक याद रख लेना। 4 पुस्तक में आप जब भी जाओगे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रखा हुआ मिलेगा 100%। आइएगा एक बार रिवाज करते हैं। फर्स्ट पुस्तक है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ठीक, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। सेकंड पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट पुस्तक है द लैंग्वेज ए थॉट ऑफ द चाइल्ड और फोर्थ पुस्तक है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। 4 पुस्तकें दोस्तों मुझे तो ऐसे ही याद हैं, आप लोग भी याद करेंगे तो 1 नंबर आपको यहीं से रखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने अभी आपसे एक बात ये बोली थी, जैसे कोई और मनोवैज्ञानिक ले लिया, मान लो जैसे अभी जो विनय साइमन थे, अब इनका परीक्षण पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पुस्तकें भी तो हैं, तो इनकी पुस्तकें लिख देगा वो, 2-3 पुस्तकें इनकी लिख देगा और 1 पुस्तक ये मतलब इनकी डाल देगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से विनय साइमन की पुस्तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है में एक और 3 में से एक ऑप्शन हट जाएगा और चौथा ऑप्शन आपको ये रखा मिलेगा। मैंने ये हर तरह से घुमा घुमा के दोस्तों पूछता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम चलते हैं पियाजे के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, पियाजे के प्रमुख सिद्धांत, तो इन्होंने क्या क्या प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। फर्स्ट नंबर सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरा दिया है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। दोस्तों ठीक है, तो आइएगा बारी बारी से हम इनके तीनों सिद्धांतों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और भाषा एवं विचार का सिद्धांत। बारी बारी से इनको, अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर नैतिक का, फिर भाषा एवं विचार। दोस्तों फर्स्ट सिद्धांत अभी हमने जो 3 बताए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फर्स्ट सिद्धांत हमारा, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसके अंतर्गत पियाजे ने इस सिद्धांत को समझने के लिए इस सिद्धांत में प्रयोग किए गए शब्दों को समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जो पियाजे का ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको समझने के लिए जो इस सिद्धांत में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं और उन शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। क्या है इसके अंतर्गत, अब देखो इसी सिद्धांत के अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 आप डाल लीजिएगा। और फर्स्ट पॉइंट है वस्तु स्थायित्व, मतलब जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे जी ने दिया है, इसको समझने के लिए हम जो पॉइंट बता रहे हैं ये इसी के अंतर्गत है। इन्हीं पॉइंटों को समझना अति आवश्यक है। जब आप इन पॉइंटों को समझ जाएंगे तब उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आइएगा देखते हैं। तो अभी देखो हमने आपको बताया था सबसे पहले फर्स्ट पेज पे कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वही देखो यहाँ पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, उनको हम मुझे समझना है। जब उन पॉइंटों को समझ जाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से संज्ञानात्मक विकास को समझ जाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर पे कोई बच्चा है तो प्लीज़ आप उस बच्चे के ऊपर जाइएगा, उस बच्चे को देखो। ये साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी टोटल जो बच्चा है बस उसी के ऊपर साइकोलॉजी है भाई। किस तरह से उसका पालन पोषण होता है, किस उम्र में वो क्या करता है, कितना उसका ज्ञान में वृद्धि होती है, क्या सोचता है किस उम्र में, ठीक है, कितनी हाइट बढ़ती है, कितना जो कुछ भी होता है सब बच्चे के बारे में ही तो होता है भाई। हम जो टीचर बनेंगे, प्राइमरी में जाएंगे तो हमको उन्हीं की तो बात, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उन बच्चों के बारे में हमको हर तरह से जानकारी होना चाहिए। बच्चा रो रहा है, बच्चे के पढ़ने में मन नहीं है, तो साइकोलॉजी में मुझे सब कुछ बता दिया गया है कि बच्चा अगर रो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई गलती कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। हमको सब कुछ साइकोलॉजी में ही पहले से ही टेट सुपर टेट में ये सब कुछ सिखा दिया जाता है, ताकि हम बच्चों को मारपीट ना करें, बस समझ जाए कि साइकोलॉजी के हिसाब से अब मुझे क्या करना है, उसी के हिसाब से आप उसका उपचार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वस्तु स्थायित्व।
ये वस्तु स्थायी संज्ञानात्मक के अंतर्गत ही है और ऑब्जेक्ट परमेंस। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत क्या है, भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो गई हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। अब दोस्तों आइएगा हम आपको समझाते हैं कि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है। पॉइंट भी हमारा है कि देखो, भले ही वस्तु आंखें से ओझल हो गई हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे आप लोग सोचिएगा, जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे ही मतलब पहले बच्चा भी सोचता है। अभी जैसे दोस्तों वस्तु स्थायित्व में देखते हैं, जैसे आपने, हाँ एक उदाहरण लेते हैं, आप बच्चे को मेले में लेकर गए, आप भी गए और बच्चे को भी लेकर मेले में गए, तो बच्चे ने मेले में झूला देखा, बड़ा वाला झूला गोल गोल घूम रहा था, बच्चे ने भी देखा और आपने भी देखा। बच्चे ने खिलौना देखे, झूले पे वो इतना ध्यान नहीं देगा जितना छोटा बच्चा है, तो तरह तरह के जो गुड्डा गुड़िया खिलौने रखे रहते हैं उसने उन गुड्डा गुड़ियों को देखा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, आप वहाँ से चले आए, वो गुड्डा गुड़िया लेने के लिए रो रहा था, उसके मन में बस गई हाँ ये गुड्डा अच्छा है, ये गुड़िया अच्छी है, मुझे दिला दो। आपने नहीं दिलाया, आप घर पे आ गए। ठीक है दोस्तों, अब वो बच्चा वो याद कर रहा है कि जब वो मतलब उसने एक बार उसे देख लिया तो अंदर एक छवि बन जाती है, हम लोगों की भी छवि बन जाती है, बच्चों की भी छवि बन जाती है। तो वही बार बार उसे गुड्डा, वही मतलब जो छवि उसके दिमाग में बन गई है दोस्तों, उस छवि को वो बार बार देख रहा है और उसी को मतलब जैसे ही वो छवि दिखाई देती है, हाँ गुड्डा कितना अच्छा था, पापा ने नहीं लिया, तो वो तभी घर पे रोने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो छवि उसके दिमाग में बन गई, जो छवि आपके दिमाग में झूला की बनी, उसके दिमाग में गुड्डा गुड़िया की बनी। ठीक है दोस्तों, तो वही क्या कहलाती है, वही वस्तु स्थायित्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक संज्ञानात्मक विकास का एक भाग है, वस्तु स्थायित्व। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, समझ के पढ़ेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आता है। मानसिक निरूपण सेकंड ऑप्शन है मेरा, वो सॉरी सेकंड नंबर है हमारा मानसिक निरूपण। तो मेंटल फॉर्मेशन, मानसिक निरूपण, वस्तु के न होने पर भी उसकी आकृति को अपने मानस पटल पर उभार लेना मानसिक निरूपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो नियम है हमारा पहले के नियम से थोड़ा मिलता जुलता है। भाई कोई वस्तु हमने देखी है, जैसे हमने बस देखी है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे ने बस देखी है और बस देखने के बाद जैसे ही वो घर पे आता है, ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपने जैसे उसने बस देखी, उसने पूछा ये क्या है, आपने बोल दिया ये बस है। ठीक है दोस्तों, तो वो उस तरह की दिखने वाली हर एक चीज़ को बस बोलेगा। अब वो जैसे ही घर पे खड़ा है, ट्रक निकल के गया है या कोई और चीज़ निकल के गई है, डीसीएम निकल के गई है, तो वो भी उसी को बस ही समझेगा, तो बोलेगा वो बस जा रही है। तो वही यही हमारा पॉइंट कह रहा है कि वस्तु के ना होने पर भी उसकी आकृति को मानस पटल पर, सामने आकृति दिख रही है उसकी, एक बार उसने बस को देखा, आपने बता दिया ये बस है, और उसके मानस पटल पर वही उभर आएगी, तो वही मानस पटल पर आकृति को उभार लेना ही मानसिक निरूपण कहलाता है, मेंटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब आते हैं जीववाद, थर्ड नंबर पॉइंट है जीववाद। जीववाद का मतलब क्या है, एनिमिज्म, बच्चे अपने आसपास वस्तुओं, खिलौनों आदि को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, इसे ही जीववाद कहते हैं। छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उनके पास देखो, आपके घर में बच्चे होंगे तो देखना, वो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे गुड्डा गुड़िया उन्होंने लिया, ठीक है दोस्तों, गुड्डा गुड़िया लिया और उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये भी जीवित हैं, इनको खाना और पानी की ज़रूरत है, जबकि ऐसा खैर नहीं है, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर जीववाद है, तो इसी चीज़ को जीववाद कहते हैं दोस्तों। छोटा बच्चा है तो गुड़िया को खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है,
ठीक है, उसको गोदी में लेके सुला रहा है, तो वो जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे ही वो भी करता है। तो वो समझता है कि ये भी खाना खाना चाहता है, ये भी जीवित है। ठीक है, तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि जीववाद, बच्चे अपने आसपास वस्तुओं, खिलौनों आदि को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, इसी को ही हम जीववाद कहते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है दोस्तों, तो फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता, इकोसेंट्रिज्म। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आत्म केंद्रितता, आज समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। स्वभाव से स्वार्थी बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तथा वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल बात सही है भाई। देखो, छोटा बच्चा होता है स्वभाव से क्या, स्वार्थी बच्चा होता है स्वभाव से। आप अगर वो खिलौना पकड़िए, एक उदाहरण आप लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा आत्म केंद्रितता क्या है। वो एक खिलौना पकड़े हुए है, आप अगर खिलौना उससे लोगे ना तो वो देगा नहीं, रोने लगेगा, क्योंकि वो चाहेगा ये खिलौना सिर्फ मेरे पास रहे। आत्म केंद्रितता, वो सिर्फ अपने ऊपर, अपने पास ही रखना चाहता है उस खिलौने को, यहाँ तक कि वो अपने मम्मी पापा या भाई बहन कोई किसी को भी नहीं देना चाहता है। तो यही पॉइंट कह रहा है हमारा आत्म केंद्रितता। ठीक है दोस्तों, 5वां नंबर हमारा पॉइंट है अविलोम्यता। इसी को अनुक्रमणशीलता और अपलता, विपन और अप्रतिबद्धता। दोस्तों सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट वो रख सकता है, इसलिए मैंने सभी पॉइंट लिख दिए यहाँ पर। इसके अंदर क्या है, शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक का शुरुआती बिंदु पर वापस न लौट पाना अविलोम्यता, बल्कि लौट आना विलोम्यता मानी जाती है। आइएगा इस पॉइंट को हम समझाते हैं। जैसे दोस्तों बच्चे ने क्या किया, हाँ इसका हम उदाहरण देते हैं। जैसे बच्चा मेले में घूम रहा है, आप बच्चे को मेले में लेकर के गए, बच्चा मेले में घूम रहा है और उसने एक गुड्डा देखा, कोई भी खिलौना XYZ मान लो, चलो गुड्डा मान लो। तो गुड्डा बच्चे ने जैसे ही देखा तो दोस्तों वो रोने लगा उसे लेने के लिए। आप आगे निकल गए और वो उस गुड्डे के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल गया। जो थोड़ी देर के लिए भूल गया ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, अविलोम्यता। जो गुड्डे को देखा और उसके बारे में पहले उसने बोला मुझे लेंगे, फिर जैसे ही आगे बढ़ा फिर उसके बारे में भूल गया, तो उसे कहते हैं हम अविलोम्यता। और जबकि वो थोड़ी देर बाद जैसे ही बोलने लगा कि मुझे वही गुड्डा चाहिए, तो उसे याद आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी जाएगी विलोम्यता। मुझे आशा है कि आप लोग विलोम्यता और अविलोम्यता को अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बस यहीं तक रखते हैं। कल से हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे रहेंगे जीन प्याजे जी के, हम आपको वहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। 1 से 30 प्लस क्वेश्चन 100% हम आपके कराएंगे। हम आपको वो चीज़ बताएंगे अपनी क्लास में कि आपको तैयारी कैसे करनी है। एक वीडियो हम इसकी अलग से कराएंगे टेट की, सीटेट की। आप चाहे कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी अच्छी कोचिंग से पढ़ लो, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का और बताने का। आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, देखो नोट्स तो हम बनवाएंगे, आप उन नोट्सों को पढ़िएगा, लेकिन उसके साथ में जैसे जो प्रैक्टिस सेट बताते हैं ना सर लोग, सभी कोचिंग वाले कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, बताएंगे आपको। और लेकिन प्रैक्टिस सेट भी कहाँ से लगवाएंगे वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। हम आपको वो प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, वो बताएंगे प्रैक्टिस सेट लगवाने को कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि देखो ये तो नोट्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि उसी से काम चल जाएगा। 50% आपको वहाँ से काम चल जाएगा आपका, और 50% हमारे नोट्सों से मिल जाएगा आपका। 100% काम हो जाएगा। 130 प्लस क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, सीटेट कुछ भी दो आप, यहाँ से आपका हो जाएगा। जो चीज़ हमने दोस्तों अपने खुद एक अनुभव किया है, मैंने भी 130 प्लस क्वेश्चन किया है, 130 नंबर टेट सीटेट में हम निकाले बैठे हैं दोस्तों। तो हम भी देखो इतने में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम वो ट्रिक आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। बस बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।